अभी इंसिडेंस इंडिया में 1,22,844 हर साल इतना केसेस हो रहे हैं और वर्ल्ड में 5,27,674 पूरे वर्ल्ड का अगर हम डेटा देखें कितना कैंसर का केस हो रहा है और इंडिया में कितना है। अगर मृत्यु की बात करें तो इंडिया में 67,447 महिलाओं की मृत्यु गर्भाशय गृह के कैंसर से हो रही है और पूरे वर्ल्ड में 2,65,653 महिलाओं की मृत्यु गर्भाशय गृह की कैंसर से हो रही है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि हम रोक सकते हैं। भारत में 23% नए सर्वाइकल कैंसर केसेस जो हैं वो वर्ल्ड के हैं। मतलब अगर पूरे वर्ल्ड का इंसिडेंस हम देखा जाए तो 23% सिर्फ इंडिया में है, सिर्फ भारत में, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, हमारे यहाँ प्रिवेंशन के लिए उतना रोकथाम नहीं स्टार्ट किया गया है। और पूरे वर्ल्ड का 25% डेथ जो गर्भाशय गृह का कैंसर से होता है वो हमारे देश में हो रहा है। ये भी बहुत अफसोस की बात है, इतना % डेथ हमारे देश में गर्भाशय गृह के कैंसर से हो रहा है। तो क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं? जैसे किसी भी बीमारी के लिए बोलते हैं सर्दी खांसी किसी को रहा है या कोविड ही हुआ, क्या क्या रिस्क फैक्टर है? उसी तरह गर्भाशय गृह कैंसर के क्या क्या रिस्क फैक्टर है? सबसे इंपॉर्टेंट है हाइजीन, सफाई, स्वच्छता और सफाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइजीन मेंटेन करना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना। हम पहले भी आए हैं और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में आपसे चर्चा की है। सफाई रखना, किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर है एक वायरस है। जैसे हम सुनते हैं ना कि कोविड एक वायरस से हुआ, HIV एक वायरस से हुआ, हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस एक वायरस होता है, उसी तरह गर्भाशय गृह का कैंसर वायरस होता है। और तीसरा मल्टीपैरिटी, जो बहुत बच्चा हुआ है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर, जिनके बहुत सारे पार्टनर्स हैं, उन लोगों को सर्वाइकल कैंसर का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो होती है, उनको HPV इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा होता है और उस वजह से जेनिटल वॉर्ड्स होगा, सर्वाइकल कैंसर होने का चांसेस रहेगा। कुछ जेनेटिक फैक्टर, कुछ इम्यून रिस्पॉन्स और वायरल फैक्टर्स। कई बार ऐसा होता है कि बॉडी में कुछ और इन्फेक्शन भी है जिस वजह से हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है, हम ऑलरेडी वीक हैं, तो थोड़ा भी इन्फेक्शन हुआ HPV का तो हमारे शरीर को अफेक्ट करेगा और बहुत जल्द गर्भाशय गृह का कैंसर होने का चांस है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर बहुत लंबी जर्नी करता है फुल ब्लोन कैंसर करने के लिए। पहले HPV इन्फेक्शन होगा, HPV इन्फेक्शन के बाद सेल्स में कुछ रेप्लिकेशन होगी, कुछ चेंजेस होंगे, जेनेटिक म्यूटेशन होगा, DNA में चेंज होगा, RNA में चेंज होगा, फिर वो धीरे धीरे लो ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन, हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन, ये सब में कन्वर्ट होकर कार्सिनोमा इन सिटू अब तक फुल ब्लोन कैंसर। और ये जो लंबी जर्नी है 10 से 12 साल 15 साल, उस स्टेज में भी हम अगर रोक लें तो कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीन है, दूसरा और है स्क्रीनिंग। और स्क्रीनिंग के लिए है कि ये लंबा पीरियड जो कि सर्वाइकल कैंसर HPV इन्फेक्शन से स्टार्ट करते हुए फुल स्टेज तक जाता है और वो 10 से 12 साल का समय है, उस बीच अगर हम स्क्रीनिंग कर लें, वायरस के टेस्ट कर लें, अगर उस समय हमको अर्ली स्टेज में कुछ डिटेक्ट हो गया और वहीं हम प्रिवेंट कर लें, रोकथाम कर लें, बीमारी को रोक लें, यूट्रस को निकालना पड़े तो निकाल लें, तो हमारा कैंसर कभी न स्प्रेड करेगा और हम उस बीमारी से बचेंगे। ये सारे डिटेल्स मुझे नहीं लगता आपको जरूरत है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर अर्ली मैरिज, जो कि अब तो गवर्नमेंट की तरफ से भी हो गया अर्ली मैरिज और हमारी सोसाइटी में भी अर्ली मैरिज अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन अर्ली मैरिज एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। प्लस इन्फ्लेमेशन सर्विक्स में, जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी जा रहा है, बहुत लिकोरिया हो रहा है, कि लिकोरिया बढ़ता बढ़ता कैंसर बना है। लिकोरिया बढ़ता बढ़ता कैंसर नहीं हुआ, लेकिन लिकोरिया होने से क्या हुआ कि दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म बॉडी में आ गए हैं, सर्विस में ग्रो कर गए हैं, इस वजह से सर्विस ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है, स्टॉर्ड है, ऑलरेडी कमजोर हो गया, उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, तो नेचुरली कमजोर में कोई भी बीमारी जल्दी से पकड़ लेता है। उसी तरह से सर्विक्स ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है और थोड़ा भी एक्सपोजर हुआ HPV का तो तुरंत से कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको जानना नहीं है। पैथोजेनेसिस से जो कि लंबी स्टेज, जो कि हमने बताया कि इमेजिंग कैंसर बनने के लिए बहुत लंबी जर्नी करनी होती है और उस बीच हमको रोकना है। तो अभी हमने बताया HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कैंसर कराने का है, जो वायरस जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसका सारा स्ट्रेन है, ये 4 स्ट्रेन, 16, 18, 6, 11। उसमें 16, 18 जो है सबसे अधिक सर्विक्स का कैंसर, वेजाइनल और वल्वा कैंसर ये कराता है
और 6 और 11 है जेनेटल वॉर्ड कराता है। बहुत महिलाओं को छोटे छोटे ग्रोथ हो जाते हैं बलगा में विजाना, वो इसी वजह से होता है एचपीवी वायरस। और अगर एचपीवी वायरस बहुत बनाया और अगर अनट्रीटेड रहा, अनकेयर रहेगा, तो नेचुरली वो बाद में कैंसर में कन्वर्ट होगा। और सर्विस का ये जो वैक्सीन एचपीवी का अगेंस्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अगेंस्ट, वो सिर्फ सर्विस का कैंसर नहीं बल्कि वल्वा, विजाना, प्लस अगर उसकी शादी होती है जब किसी मेल से, तो वो भी कैंसर से प्रोटेक्टेड होगी। इसलिए ये वैक्सीन कितना इम्पोर्टेंट और कितना अच्छा है कि ये सिर्फ वो लड़की नहीं बच रही है और सिर्फ गर्भाशय गुहा के कैंसर से नहीं बच रही, बल्कि वल्वा, विजाना, पेरिएनल कैंसर से, और उसका पार्टनर जो कि विवाह के बाद उससे रिलेशन बनाएगा वो भी इस कैंसर से बचेगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पेरिएनल एरिया में एक्सपोज करता है, उसकी वजह से पेरिएनल कैंसर हो सकता है। तो ये सारे एनल कैंसर के जो है टाइप 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 जो एनल कैंसर, एनस के चारों तरफ कैंसर स्पेशली बॉयज में उनको कराता है। और अगर कोई लड़की वैक्सीन ली है तो उसका पार्टनर भी इससे बच जाएगा। तो बस वही नॉर्मल सर्विक्स, जब एचपीवी वायरस आया तो सबसे पहले सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेशिया तो कैंसर का पहले वाला स्टेज हुआ। और अगर उस स्टेज भी हम रोकथाम नहीं किए, अगर उसका उस समय भी जांच नहीं किए, तब वो बाद में सर्वाइकल कैंसर में कन्वर्ट करेगा। तो हम कैसे रोक सकते हैं? प्रोफाइलेक्टिक एचपीवी वैक्सीनेशन, कि मतलब हम एचपीवी इन्फेक्शन होने ही ना दें। हम अगर वैक्सीन ले लिए, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिए, इम्यून बना लिए, तो वायरस आया गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कैंसर नहीं होगा। दूसरा है कि सपोज जो मैरिड वुमेन है जिनकी उम्र 40-45 है, तो अब उनमें वैक्सीन उतना कारगर नहीं है, तो उसको कैसे रोकेंगे? तो उनका स्क्रीनिंग करेंगे, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करेंगे और उस समय उसको ट्रीटमेंट देंगे। जरूरी है कि घर में गर्भाशय निकालना ही पड़े, यूट्रस निकालना पड़े, उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, लूप एक्सीजन होता है, थर्मल एब्लेशन होता है, क्रायोटॉमी होता है, जिससे जो सर्विस का रीजन है जो अर्ली स्टेज में है उसको हम उस समय ही ट्रीट कर लें और कैंसर में कन्वर्ट होने से रोकें। तो सबसे पहले हेराल्ड जुरहॉशेन, इन्होंने मार्च 11, 1936 में जो जर्मनी के थे, इन्होंने बताया कि एचपीवी की वजह से सर्विस का कैंसर होता है। और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में ये पूरे जोर शोर से शुरू हुआ कि एचपीवी वायरस को हम कैसे प्रिवेंट करें और कैसे रोकें, उस इन्फेक्शन को कैसे रोकें। तो सर्वप्रथम जिन्होंने स्टार्ट किया, जिन्होंने देखा, वो हेराल्ड जुरहॉशेन थे और इन्हें उसके लिए 2008 में नोबेल प्राइज भी मिला। तो क्यों जरूरी है वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर? क्योंकि अगर नेचुरल एचपीवी इन्फेक्शन हुआ, अगर एचपीवी वायरस खुद से आया, तो हमारा इन्फ्लेमेशन हुआ, इम्यूनिटी वहां पर कमजोर हुआ, सप्रेस हुआ, और उसके बाद कोई एंटीबायोटिक उसके अगेंस्ट नहीं बना, बल्कि एचपीवी खुद जाके सर्विस में चेंजेस आया और उसकी वजह से इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेशिया हुआ। अगर वैक्सीन दिया गया एचपीवी वायरस का, अगर वैक्सीन दिया जाएगा, जैसे अभी सपोज स्नेक बाइट, अगर किसी को सांप काटता है तो उस व्यक्ति का डेथ होगा, लेकिन अगर एंटी स्नेक वेनम दिया गया तो उसको बचाया जाएगा। उसी तरह से एचपीवी की वजह से बीमारी हो रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर वैक्सीन दिया गया तो एंटीबॉडी बॉडी में बनाएगा और वो एंटीबॉडी लेवल इतना हाई होगा कि अगर वायरस आया भी तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा और वायरस को सेल के अंदर आने के लिए रोकेगा, और उस वजह से हम प्रोटेक्टेड हो पाएंगे। क्यों वैक्सीन अर्ली कराना? प्राचार्य जी ने मुझे कहा कि दीदी जी, सो अभी सीबीएसई में आ गया कि 9 से 14 साल, क्यों वैक्सीन अर्ली कराना चाहिए? क्यों वैक्सीनेशन जितना अर्ली स्टेज 9 ईयर्स के बाद जितना अर्ली स्टेज होगा उतना बेनिफिशियल होगा। कहा जाता है कि यंग एज की जो किशोरावस्था की लड़कियां हैं उनमें बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, सर्विस में भी चेंजेस हो रहे हैं, वो ज़्यादा ससेप्टेबल है इन्फेक्शन के लिए। प्लस अभी जिस तरह से सोसाइटी में बदलाव हो रहा है, अगर वो किसी वजह से सेक्सुअल एक्सपोजर उनको मिला है तो उन लोगों में एचपीवी इन्फेक्शन का चांसेस बहुत रहेगा। वायरस जब रेप्लिकेट करेगा तो उसके लिए एंटीबॉडी बनाने के लिए टाइम चाहिए। तो अगर हम पहले ही इसको वैक्सीन देंगे, अगर एचपीवी वैक्सीन पहले दिया जाएगा तो एंटीबॉडी बनाने में कुछ साल लगेंगे, तो उसके बाद अगर उसका एक्सपोजर हुआ भी तो वो एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज किया।
इसलिए वैक्सीनेशन अर्ली होना चाहिए, स्पेशली 9 to 14 ईयर्स, उस समय डोज भी कम चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है क्योंकि सर्विक्स में 2 तरह के चेंजेस होते हैं। कॉलमिनर, अगर कोई बायोलॉजी की स्टूडेंट होगी तो समझ रही होगी, कॉलमिनर स्क्वामस एपिथेलियम, ये दोनों की जो मीटिंग एरिया होती है उस एरिया को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन, और वो जोन सबसे अधिक सर्वाइकल कैंसर के लिए सस्टेनेबल है, और उस एरिया में ही हमको काम करना है, उस एरिया में ही हम स्प्रेड करें, उस एरिया को ही ट्रीट करें। कहता है कि अगर एचपीवी वैक्सीन टाइम पे मिला और 23 साल तक अगर महिला सेक्सुअली एक्सपोज नहीं हुई, उसके बाद अगर सेक्सुअल एक्सपोजर हुआ तो वो 100% प्रोटेक्टेड है। यानी अगर मान लो 12 या 14 साल के किसी को वैक्सीन लगा तो उसको 6 से 7 साल एंटीबॉडी पूरा बनाने में, फुल ग्रोथ बनाने में लग जाता है। इसलिए अर्ली एज में वैक्सीनेशन कराना चाहिए ताकि उतना सालों एंटीबॉडीज का बन जाए और उसके बाद वो एचपीवी से लड़ने में समर्थ हो। वही चीज दिखा रहा है कि डेटा के द्वारा कि अगर एडोलेसेंट में वैक्सीन दिया गया तो अधिक इम्यून रिस्पॉन्स मिला एज कम्पेयर टू यंग एडल्ट। अगर एडल्ट में मिला तो इम्यूनिटी उतना स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड नहीं की जितना कि यंगर एज ग्रुप में, एडोलेसेंट एज ग्रुप में मिला। व्हाट मेक्स ए गुड सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन? क्या क्या होना चाहिए जिससे कि वैक्सीन स्ट्रांग है और पावरफुल है? तो एंटीजन जो कि एचपीवी वायरस की तरह मिले, मिमिक करे कि एचपीवी में जो वायरस है वही वायरस एंटीजन होना चाहिए वैक्सीन। उतना न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी उतना अमाउंट में बने कि एचपीवी वायरस आता भी है तो उसको कंट्रोल करे, रोके, और हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडीज इन द सीरम दैट कैन ट्रांसड्यूस टू द साइट इन्फेक्शन। ब्लड में इतना एंटीबॉडी आना चाहिए कि वो जाके उस एरिया में जमा हो जाए और जब भी वायरस आए तो उसको वही न्यूट्रलाइज करते बॉडी के अंदर आने में। प्लस इसका लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक बार हम वैक्सीन लेके ऐसा नहीं कि हम कहेंगे कि नहीं हम दोबारा वैक्सीन लेंगे। और ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि एचपीवी वैक्सीन अभी तक 2 कंपनी बना रही है और दोनों का लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, मोस्टली लाइफ। तो इस तरह के वैक्सीन बनाए जा रहे हैं क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं एचपीवी की तरह और उनको कैरियर की तरह यूज करते हैं, जिसको एडजुवेंट्स बोलते हैं। तो एडजुवेंट्स भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का होता है, वो एडजुवेंट काफी एक्टिव होता है, अमोनियम सॉल्ट। ये 2 तरह के भी वैक्सीन इंडिया में दोनों नहीं बन रहा है, गार्डासिल और सर्वाइकल से दोनों वैक्सीन अभी हमारे यहाँ नहीं बन रहा है, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा, इसलिए उतना पॉपुलर भी नहीं हुआ है और कॉस्टली भी। लेकिन बहुत जल्द हम लोग, हमारी जो फॉक्सी की टीम है वो गवर्नमेंट से बार-बार इस चीज़ को रिक्वेस्ट कर रही है, इस वैक्सीन को जैसे सेरम इंस्टीट्यूट अभी कोविशील्ड बनाया कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन, उसी तरह इस वैक्सीन को बनाया जाए और नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंक्लूड किया जाए ताकि हमारी सारी बच्चियाँ 100% वैक्सीन को ले सके, वैक्सीनेट हो जाए और वो प्रोटेक्टेड हो जाए। अभी जो 2 तरह के वैक्सीन है, गार्डासिल जिसमें अमोनियम सॉल्ट है एज ए कैरियर और दूसरा सर्वाइकल जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस लिपिड ए, ये दोनों वैक्सीन बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये 2 वैक्सीन है, सर्वाइकल, गार्डासिल। गार्डासिल ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें ज़्यादा एचपीवी वायरस के एंटीजेंस मिलते हैं। तो एचपीवी टाइप सर्वाइकल में 16 और 18 ये 2 टाइप के होते हैं, जबकि गार्डासिल में 6, 11, 16, 18। पहले हमने बताया कि एचपीवी के कौन-कौन स्ट्रेन कैंसर करवाते हैं, तो गार्डासिल में 4 तरह के स्ट्रेन है, 6, 11, 16, 18, इसलिए ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा, और सर्वाइकल में 16, 18। और मोस्टली हम लोगों की क्लिनिक में गार्डासिल वैक्सीन अवेलेबल है क्योंकि ये ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहा है। एडजुवेंट इसी तरह का है। और वैक्सीन का क्या डोजिंग है, तो अगर 9 से 14 साल की बच्चियों को दिया जाएगा 2 डोज, सिर्फ 2 डोज एनफ, एक आज दे देंगे, एक 6 महीना के बाद दे देंगे। 2 डोज है जो कि लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन है। लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा कर दे देंगे तो उन लोगों को 3 डोज का जरूरत पड़ेगा। ये पहले का चार्ट है जिसमें 0, 1, 6 मंथ सर्वाइकल का था और गार्डासिल का 0 to 6, मतलब कि अगर आज में वैक्सीन दिए तो 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, और गार्डासिल में आज दिए तो 2 महीने के बाद और 6 महीने के बाद। तो 9 to 14 ईयर्स आप लोग देख रहे होंगे कि इस गार्डासिल 9 जो भी नया आ गया 9 वैलेंट वैक्सीन है, वो 9 तरह के, अभी ये न्यू आया है गार्डासिल 9, और ये 9 तरह के एचपीवी टाइप के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहा है। 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, मतलब गार्डासिल 9 को 9 टाइप के एचपीवी वायरस टाइप के अगेंस्ट वैक्सीनेशन। तो
ये अभी 2 डोज है 6 and 12 के। आज अगर हम देंगे तो 6 महीने के बाद अगर उसको देंगे तो उसको 100% प्रोटेक्शन होगा। लेकिन अगर थोड़ा बड़ी बच्चियों को हम दे रहे हैं, मान लीजिए 14 साल के ऊपर की लड़कियां हैं, बिफोर सेक्सुअल एक्सपोजर बेटर है। इवन शादी भी हो गई है तभी अगर आप वैक्सीन दिए, इवन 1 डोज कहते हैं अगर 1 डोज भी पड़ गया किसी भी लड़की को गलती से तो 95% प्रोटेक्शन है। अभी इसका दाम 2800 रुपया है प्राइवेट क्लिनिक में। गवर्नमेंट से बस हम लोग ही रिक्वेस्ट करें कि इसका दाम थोड़ा और कम किया जाए या गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ले आए ताकि अधिक से अधिक तक ये पहुंच सके। अगर एल्डरली गर्ल्स को देंगे, अगर 14 के ऊपर, तो हमको 3 डोज देना है, 0 उसके 2 महीने के बाद, उसके 6 महीने के बाद। ये सब आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, बस ये प्रोटेक्शन वही दे रहा है कि देखिए अगर हम गार्डेशियल वैक्सीन और सर्वाइरस वैक्सीन दिए तो 92.9% प्रोटेक्शन होता है। इवन थोड़ा 15 से 25 साल मतलब कि 14 साल से ऊपर वाली लड़कियों को भी अगर हम देंगे तो 93% प्रोटेक्शन हो रहा है। 93% भी बहुत बड़ा अमाउंट है और 93% अगर प्रोटेक्शन मिल रहा है एल्डरली गर्ल्स को दिए सर्वाइरस का। लेकिन अगर गार्डेशियल वैक्सीन दिए, गार्डेशियल जो कि 9 वैलेंट भी आ गया, वो 100% प्रोटेक्शन है। और गार्डेशियल ही अभी इंडिया में ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, हम लोग भी अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में इसी को रख रहे हैं क्योंकि 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ड्यूरेशन अभी तक जितनी भी स्टडी है उसमें ये कह रहा है लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, एक बार वैक्सीनेशन किसी का हो गया फिर उसको दोबारा वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी को सर्दी खांसी, मान लो आज उसको डोज लेना, सपोज उसकी तबीयत खराब हो गई, माइल्ड कफ, डायरिया, फीवर, रैशेस, तो वो सब कंट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर है भी तो वैक्सीन दिया जा सकता है, वो सेफ है और उससे कोई प्रॉब्लम किसी को होने नहीं जा रहा है। इवन ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को भी हम दे सकते हैं। अगर हम लोग हमारे वुमेन भी आती है उनको भी वैक्सीन के लिए एडवाइस करते हैं कि कुछ भी प्रोटेक्शन होता है, अगर वो सक्षम है, समर्थ है तो जरूर वैक्सीन। इवन लैक्टेटिंग मदर भी है वो भी वैक्सीन ले सकती है। केवल प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन हम लोग नहीं देते, अदरवाइज आफ्टर डिलीवरी या बिफोर प्रेगनेंसी कोई महिला ले सकती है। उससे कुछ प्रोटेक्शन तो जरूर होगा। यंग गर्ल्स की तरफ प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा लेकिन कुछ भी प्रोटेक्शन मिलता है और कैंसर जैसे ड्रेडेड डिजीज से बच सकती है, तो इस वैक्सीन को जरूर प्रमोट करना चाहिए। फिर वही 25 to 45 ईयर्स के बीच, अगर 25 साल शादी भी हो गई है लेकिन 25 से 45 साल के बीच कोई महिला आती है तो उसको वैक्सीन भी देंगे, लेकिन साथ साथ उसको स्क्रीनिंग भी कराने बोलेंगे। स्क्रीनिंग का 2 टेक्निक है, HPV टेस्ट और पापिस्मेर, वो दोनों हम कराने बोलेंगे क्योंकि एडोलेसेंट एज ग्रुप में लेने के बाद उसको कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, कोई स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई महिलाएं जो पहले नहीं वैक्सीन ली है और अब वो चाहती है कि वैक्सीन भी ले सकती है, उससे प्रोटेक्शन कुछ मिलेगा लेकिन उनको स्क्रीनिंग की भी जरूरत है, उनको 100% प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। कुछ कंट्राइंडिकेशन है, अगर किसी लड़की को या किसी महिला को ईस्ट या ईस्ट प्रोडक्ट से एलर्जी है, उनको नहीं देना चाहिए। पहले कभी HPV वैक्सीन दिया गया और उससे उसको रिएक्शन हुआ, उनको नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी नहीं देना चाहिए। लैक्टेशन में पहले नहीं था कि नहीं देना चाहिए, लेकिन अब कहते हैं कि लैक्टेशन में भी सेफ है। अगर बहुत सीवियर इलनेस है, अगर कोई बहुत हाई फीवर से सफर करे या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब वैक्सीन कुछ टाइम के लिए रोक देना चाहिए। लेकिन माइल्ड फीवर, माइल्ड रैशेस, माइल्ड कफ, माइल्ड डायरिया में ये सेफ है, दिया जा सकता है। तो जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करा है इंडियन एकेडमिक और पीडियाट्रिशियन कह रहा है कि 9 to 14 ईयर्स में 2 डोज और 15 ईयर्स एवं में 3 डोज लेना है। अगर 2 डोज लेंगे तो 0 and 6 months मतलब आज लिए 6 महीना के बाद। अगर 3 डोज लेंगे तो 0, 1 and 6 आज लिए, आज से 1 से 2 महीना के बाद और 6 महीने के बाद ऐसे ले सकते हैं। फॉक्सी भी रिकमेंड करती है कि 9 से 14 साल के बीच लेना है, फॉक्सी जो हमारी एसोसिएशन है, और 2 डोज 6 मंथ के इंटरवल पे लेना चाहिए। कैचअप वैक्सीनेशन में अगर कोई बच्ची नहीं ले पाई या 1 डोज ली और दूसरा डोज नहीं ले पाई उस वजह से, तो वो अगर बाद में भी आती है 1 साल 2 साल के बाद भी, तब भी इसको वैक्सीन देना है और उससे इसको प्रोटेक्शन मिलेगा। इसको कैचअप वैक्सीनेशन बोलते हैं कि अगर कोई बच्ची पहले ले चुकी है 1 डोज या किसी कारण से उसका छूट गया, तब भी उसको लेट भी अगर आ रही है तो उसको वैक्सीन जरूर पड़ना चाहिए और इसको हम कैचअप वैक्सीनेशन बोलते हैं। साइड इफेक्ट्स मोस्टली नील है, बहुत कम है। हमारे यहाँ हमेशा वैक्सीन दिया जाता है, बहुत कम है। कुछ लोगों को जिनका
थियोरेटिकल है, अब तक हम लोग प्रैक्टिकली किसी भी लड़की में कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, हमेशा वैक्सीन दिया जा रहा है और 100% सेफ है, किसी को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पब्लिक अवेयरनेस, जैसे आज सीबीएसई का प्रोग्राम था और आपके प्राचार्य ने मुझे बुला के बताया था, कहा कि आप उनको जानकारी दें। ये पब्लिक अवेयरनेस कराना है, मतलब लोगों के बीच अधिक से अधिक ये कार्यक्रम लाना चाहिए, लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना चाहिए। आप लोगों में से अब तक किसी ने इस वैक्सीन के बारे में सुना है? अगर किसी ने सुना हाथ उठाइए। किसी ने सुना है? कोई भी महिला बच्ची? तो अभी तक अवेयरनेस नहीं, जागरूकता नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट कहती है, हमारी पॉलिसी कहती है कि लोगों को अवेयर करना चाहिए। महंगा जरूर है 28 रुपये, लेकिन अगर हम कैंसर के हिसाब से सोचें जिसपे कि कई लाख करोड़ लग जाते हैं, उसके बावजूद भी 100% इलाज नहीं है। अगर बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो शायद हम इस बीमारी को रोक लेंगे, लेकिन अगर लेटर एज में पता चलता है स्टेज 2, 3, 4 तब तो बहुत मुश्किल है, मोर्टेलिटी भी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा मृत्यु होने का चांस रहता है। तो अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस इस वैक्सीन के बारे में, जैसे आज जो भी हमने ये कार्यक्रम किया, हम चाहेंगे प्राचार्य से इसको अखबार में भी दीजिए ताकि लोग पढ़ें। जो हमारी बच्चियाँ यहाँ वो सुन रही हैं, जो माताएँ हैं वो सुन रही हैं, लेकिन इसको जन जागरूक तक पहुँचाना है और लोगों के बीच ये जानकारी फैलानी है कि ये वैक्सीन पढ़ना चाहिए, लड़कियों को जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे हम बाकी वैक्सीन लिए उसी तरह से HPV वैक्सीन भी लें और इससे हम सर्विस के कलमा बिजाना, ये 3 तरह के कैंसर से, जेनिटल वार्ड से बचेंगे। प्लस हमारा पार्टनर जो कि विवाह के बाद होगा वो भी कुछ कैंसर से बचेगा। इसलिए इस वैक्सीन को जरूर प्रमोट करना चाहिए और इसको एक जागरूक अभियान के तहत जन जन तक पहुँचाना चाहिए। फिर ये स्क्रीनिंग गाइडलाइन से मुझे लगता है कि बच्चों को जानने की उतना जरूरत नहीं है। कुछ माताएं हैं उनके लिए बस थोड़ा सा बताना चाहिए कि 2 तरह की स्क्रीनिंग होती है, वो 25 साल के बाद स्टार्ट होना चाहिए। कम से कम 5 साल में एक टेस्ट जरूर बनाना चाहिए, जिसमें HPV वायरस को देखते हैं, HPV टेस्टिंग होते हैं। दूसरा होता है पैम्पस्मेन में, जिसमें साइटोलॉजी हम देखते हैं कि जो सेल है सर्विस के उसमें कुछ चेंजेज आ रहे हैं क्या, मेटाप्लेशिया होता है, कैंसर के पहले बहुत सारे चेंजेज आते हैं सेल्स में। तो अगर उस सेल्स को उस समय डिटेक्ट करेंगे और उसमें उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो फुल ब्लोन कैंसर से हम बच सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं, जैसे साइटोलॉजी है जिसको पैम्पस्मेन करते हैं, कितना सेंसिटिव स्पेसिफिक है, 91 to 96% स्पेसिफिक है। अगर साइटोलॉजी पॉजिटिव आया इसका मतलब कितना स्पेसिफिक, इतना तक हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि चेंजेस हो गए हैं। HPV DNA टेस्टिंग होता है, वो भी 96% तक वो सही बताता है। दूसरा VIA और VINI, ये सारी चीज विजुअल इंस्पेक्शन की एसिटिक एसिड, ल्यूगल साइडिंग, डिफरेंट टाइप के केमिकल को सर्विस में लगाया जाता है। हम करते हैं कई बार स्क्रीनिंग प्रोग्राम, हमने अभी 8 मार्च को प्रोग्राम किया था, जिसमें सर्विस को विजुलाइज करते हैं हाई पावर माइक्रोस्कोप से और उसमें क्या कलर चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि सर्विस जो कॉल्युमिनेट सेल्स है, कॉमन सेल्स दोनों का डिफरेंट बिहेवियर होता है, उसमें ग्लाइकोजन होते हैं। अगर एसिटिक एसिड डालेंगे तो चेंजेस डिफरेंट आएंगे, अगर हम लोगों साइड में चेंजेस डिफरेंट करेंगे। तो विजुअल इंस्पेक्शन होता है, उसके साथ हम कई तरह से जान सकते हैं कि कैसे हम इसको रोकें और कैसे हम स्क्रीन करें। ये डिफरेंट टाइप्स का टेस्टिंग है। अगर कोई स्क्रीनिंग में पॉजिटिव महिला पाई जाती है, अगर उसका टेस्टिंग मिलता है तो हम फिर कॉल्पोस्कोपी एडवाइस करते हैं। कॉल्पोस्कोपी हाई पावर मैग्नीफाइड व्यू है सर्विस का, जिससे सर्विस को हम देखते हैं कि अगर कुछ ज़्यादा बड़ा लीजन है, कुछ ज़्यादा ब्लड प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे ट्रीट करें, पूरे यूट्रस निकालें या उसका थर्मल ऑपरेशन करें या बाय ऑपरेशन, वो डिपेंड करता है। और उनकी हम बायोप्सी लेते हैं, कॉल्पोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी लेते हैं और उस तरह से हम उस बीमारी को अर्ली स्टेज में रोक सकते हैं। ये सारा कुछ आप लोगों की लाइफ नहीं है, बच्चों की लाइफ बिल्कुल ही नहीं है, बस वैक्सीनेशन ही इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और वैक्सीन 100% पढ़ना चाहिए, सभी बच्चों को लेना चाहिए। जितनी माताएं हैं आप अपने बच्चों को वैक्सीनेट करें, साथ में आप अपने आसपास के अपने परिवार के और भी बच्चे हैं सोसाइटी में 9 to 14 ईयर, 9 से 14 साल बेस्ट टाइम है, 2 डोज पढ़ना चाहिए। इवन सिंगल डोज, अगर एक डोज भी पड़ गया तो 95% प्रोटेक्शन मिल गया। और अगर नहीं पड़ा किसी कारण से या बच्चियाँ बड़ी उम्र की हैं लेकिन अगर सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं हुआ तो 3 डोज 0, 1, 6 मतलब आज दिए आज
6 महीने के बाद भी वो भी प्रोटेक्टेड होगी। अगर उस समय भी वैक्सीन नहीं पड़ा, हमारे पास महिला आ रही है जो कि ऑलरेडी मैरिड है, सेक्सुअल एक्सपोजर हो गया है, तो उनको भी हम वैक्सीन देके कुछ हद तक प्रोटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उनमें स्क्रीनिंग की भी जरूरत पड़ेगी और उनको आगे हम स्क्रीनिंग के लिए एडवाइस करें। जिनको वैक्सीन नहीं पड़ा लेकिन वो सर्वाइकल कैंसर से बचना चाहती हैं, उन माताओं के लिए या ओल्ड एज के वुमेन के लिए, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर मोस्टली तो एल्डरली एज में होता है, अभी यंग एज में भी मिल रहा है लेकिन मोस्टली एल्डरली वुमेन में मिलता है। तो उनको हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें, जो डिफरेंट टेस्ट है, साइटोलॉजी टेस्ट है, पाप स्मीयर है, एसपीबी टेस्ट है, कॉल्पोस्कोपी है, बीआई है, B1L1 है, तो डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट है उसके द्वारा स्क्रीनिंग करें और उस स्टेज पे हम डिटेक्ट कर लें ताकि उस समय उनका ट्रीटमेंट कर सके, फुल ब्लोन कैंसर होने से बचे। और हमारी गवर्नमेंट का ये टारगेट है 2029 तक 100% कैंसर मुक्त, मतलब सुंदर सुरक्षित नारी प्रिवेंटेबल। हमारा ये नारा है SSNPP, सुंदर सुरक्षित नारी प्रिवेंटेबल, मतलब हमारी माताएं सुंदर हो, स्वस्थ, सुंदर मतलब स्वस्थ, सुरक्षित रहे और प्रिवेंटेबल मतलब जो 100% हम रोक सकते हैं, जिसको हम 100% पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम प्रिवेंट करें, उसको हम वैक्सीन के द्वारा, स्क्रीनिंग के द्वारा अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके उसको पूरी तरह से करें। तो ये SPV वैक्सीनेशन के बारे में, सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के बारे में हमने जानकारी दी। आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न हो आप लोग बिल्कुल पूछें, जो जानकारी लेना चाहें नहीं। इसके अलावा पिछले बार भी हम आए थे धीरा का प्रोग्राम लेके, पता नहीं आप थी नहीं बच्चियाँ, धीरा जो कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कि हम उसको कैसे रोकेंगे, हमको सशक्त बनना है, अपने संस्कारों को नहीं भूलना है, संस्कार को आगे बढ़ाते हुए हम कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। अभी हमारी फॉक्सी की नेशनल मीटिंग थी कलकत्ता में और हमारी जो चीफ गेस्ट थी वो मेरी कॉम थी। आप लोगों ने मेरी कॉम का नाम सुना है? कौन है वो? अफसर है ना। तो मेरी कॉम, उन्होंने अपनी जो हिस्ट्री शेयर की, उनका जब इंट्रोडक्शन पढ़ा जा रहा था, किसी इज मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, उन्होंने कहा कि नो, आई एम नॉट द मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन। उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी बताई कि फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी बहुत अर्ली एज में शादी हुई, पहला बच्चा बहुत अर्ली एज में हुआ, सेकंड बेबी मेरा डिवाइस हुआ, सेकंड बेबी उसका लॉस हुआ, डेथ हो गई, थर्ड में फिर 12 बच्चे हुए, फिर उसने एक बच्ची गोद ली, तो अभी उसके पास 3 लड़के 1 लड़की, और 4 बच्चों के बाद वो बॉक्सिंग में आई और इतने सारे अवार्ड मिला उनको, पद्म विभूषण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सम्मानित की और आज वो हमारे देश के लिए एक सम्मानीय व्यक्ति, एक हस्ती है। तो उसने इतनी फाइटिंग की, इतनी सशक्त की। तो मेरा कहना है कि अपने आप को सशक्त बनाने का मतलब है हर तरह से स्वस्थ, शारीरिक, मानसिक, सब तरह से स्वस्थ रहना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, एम्पावर्ड बनना है और इंडिपेंडेंट बनना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बड़े बुजुर्गों को सम्मान न करें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में अपने पति से या अपने फैमिली मेम्बर से कैसा लड़ाई करें, इसका ये मतलब नहीं, बल्कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए दूसरों को बिना नीचा दिखाए हुए आगे बढ़े। तो ये धीरा जो हमारा स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये हमारी फॉक्सी के प्रेसिडेंट का नारा है, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, चाहे वो मुंह में हो चाहे टूट हो, या तो गर्भस्थ शिशु हो उसका भी अल्ट्रासाउंड करके हम ना डिटेक्ट करें, ना फीमेल फिटिसाइड करें, ना अबॉर्शन करें, ना एक लेडी का किसी तरह से इंसल्ट करें, उसके साथ बुरा व्यवहार करें, इवन जो हमारी बूढ़ी माता है उसके साथ भी कुछ हम दुर्व्यवहार ना करें। तो फ्रॉम ओम टू टूम, मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक हर महिला को सम्मान देना, हर महिला को सशक्त रहना है, हर महिला को एम्पावर्ड होना है, इंडिपेंडेंट होना है। तो आप सबको बालिका दिवस पर बस यही शिक्षा हम देना चाहेंगे कि आप लोग सशक्त, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, स्वस्थ रहें, क्योंकि एक स्वस्थ नारी सिर्फ अपना परिवार का नहीं बल्कि 7 पीढ़ियों को सशक्त, स्वस्थ रखेगी और देश की भावी पीढ़ी को भी स्वस्थ रखेगी। धन्यवाद।
राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन हमारी बहनों को देखने में सुंदरता नहीं, बल्कि हमारा स्वास्थ्य कैसे सुंदर रहे, और स्वास्थ्य को सुंदर रखने के लिए जो जागरूक करने वाली बातें दीदी ने यहाँ से आप सभी को आज दी है। कुछ माताएं में बैठी हुई हैं और जो मेरी बड़ी बहनें हैं वो बिल्कुल यहाँ पर 8, 9, 11 की जो बहनें हैं वो ज़्यादा समझ चुकी होंगी कि आज के समय में कितने प्रकार के कैंसर से लोगों को लड़ना पड़ रहा है। अगर छोटी उम्र में एक तो वैक्सीन लेकर हम उसको दूर भगा सकते हैं, तो क्यों नहीं इस पर अमल किया जाए। अपने को स्वस्थ रखने के लिए आपने देखा होगा कोरोना काल में वैक्सीन ही हम लोगों की जान को बचाया, जीवन को बचाया।